जिन्हें आपने टीवी पर देखा है, जिन्हें आप सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, अब उनसे मिलने का समय आ गया है। जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। अपने पसंदीदा वक्ताओं से मिलिए, उनकी बातें सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, लाइव सुनिए। विचार, बहस और भारत के भविष्य को आकार देने वाली चर्चाओं का हिस्सा बनिए। बहुत सी रोमांचक जानकारियां जल्द आने वाली हैं। अभी रजिस्टर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में है। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। आज बहुत सारे मित्रों के मैसेजेस आए हैं, संदेशे आए हैं कि साहब आपने कहा था कि मेरा प्रेडिक्शन सही हो गया। एफसीआरए बिल जो है वो आ रहा है। यानी ये कल सवेरे का जो मेरा वीडियो था उसमें ये हेडलाइन थी कि भाई प्रेडिक्शन सही हो गया और एफसीआरए बिल आ रहा है। तो अब लोगों ने कहा कि साहब क्या एफसीआरए बिल तो नहीं आया आज। तो मैं केवल ये इतना स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि एफसीआरए बिल तो आ रहा है, उसमें केवल गलती जो है वो टाइमलाइन की ही हुई है। और टाइमलाइन की गलती तो हो सकती है भाई, ट्रेन लेट तो कभी-कभी चलती ही है और अच्छी से अच्छी ट्रेन कम से कम भारत में तो लेट चलती है। तो अब मैं उसका अपडेट आपको दे देता हूँ। अपडेट ये है कि भई कल अमित शाह जी ने और थोड़ी-सी फ़ॉर्मेलिटी की, उन्होंने मिज़ोरम के मुख्यमंत्री जी को बुलाया। आपको पता है कि मिज़ोरम जो है वो लगभग 93% क्रिश्चियन स्टेट है और वहाँ पे बैप्टिस्ट चर्च ही ज़्यादा चलती है, बजाए कि भारत सरकार की। और बैप्टिस्ट चर्च वहाँ पे भी और नागालैंड में भी, वो बहुत अपना जो है वो प्रभाव रखता है। मेघालय में कुछ कैथोलिक चर्च जो है 50% और 50% दूसरे चर्च इत्यादि है, पेंटेकोस्टल वगैरह। तो अब अमित शाह जी ने मिज़ोरम के मुख्यमंत्री जी को बुलाया, वहाँ पर 11 अगस्त को मिज़ोरम बंद का आह्वान है, तो उनको बुलाया। अरे! ये एक मैं कहता हूँ ये परिपक्वता की निशानी है कि कहीं पर समस्या होने जा रही है, कोई इस पूरा का पूरा प्रदेश जो है वो बंद रख रहा है अपने आप को और चर्च का कॉल है, तो मुख्यमंत्री जी को बुलाया, लालतू होमा। लालतू होमा जी जो हैं वो एक पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। तो लालतू होमा जी से उनकी मीटिंग हुई, उसके अलावा बाकी और चर्च के भी कोई 6-8 मेरे ख़्याल से मोस्टली कैथोलिक चर्च थे, उनको बुलाया गया क्योंकि कैथोलिक चर्च की ही पूरे भारत में सबसे ज़्यादा संपत्ति है। मज़े की बात ये है कि ये कैथोलिक चर्च ने ही पूरे भारत में राज किया है अंग्रेज़ों के ज़माने में। अंग्रेज़ वैसे तो उनका तो एंग्लिकन चर्च था, लेकिन ना एंग्लिकन चर्च भी एक प्रकार का प्रोटेस्टेंट टाइप का ही होता है। लेकिन मज़े यहाँ सबसे ज़्यादा लूटे तो वो कैथोलिक चर्च ने लूटे और कैथोलिक चर्च ने ही सबसे अधिक यहाँ संपत्तियाँ बनाई और सबसे अधिक यदि अत्याचार किसी ने किया, तो वो भी कैथोलिक चर्च ने ये किया और वो गोवा में किया। गोवा का इंक्विजिशन से आप सभी परिचित होंगे और गोवा का इंक्विजिशन जो था वो एक ही बहुत ही एक बर्बर कार्यक्रम चलाया था वो पुर्तगालियों ने भारतवर्षियों के ऊपर और उसकी कहानियाँ हमारे कई सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं। शेफ़ाली वैद्य जी के साथ हमारा वीडियो है उस विषय के ऊपर। आप शेफ़ाली वैद्य जी को हमारे यूट्यूब अकाउंट में जाके और वहाँ पर जो इंटरनल सर्च है वहाँ पे शेफ़ाली वैद्य करके आप पूरा जो वहाँ की जो एक गाथा है, हॉरर स्टोरी बिल्कुल आप उसको सुन सकते हैं और आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे निश्चित रूप से, इतना बर्बर था वो। तो वो कैथोलिक चर्च वालों की सबसे अधिक संपत्ति है, सबसे ज़्यादा जो है वो अपने आप को पावरफुल भी वही समझते हैं और मुझे लगता है कि समय आ गया है कि ये जो कैथोलिक चर्च एक प्रकार से वेटिकन के एजेंट्स के रूप में पूरे भारत में घूम रहे हैं और वेटिकन एक नेशन स्टेट भी है, तो एक नेशन स्टेट के सदस्यों को इतना अधिकार कैसे दिया जा सकता है कि वो भारत भर में भूमियों पर बैठे रहें? ये सारी भूमि उनसे वैसे भी वापस लेनी है। मैं एक बार और भी आपको बता चुका हूँ कि किस प्रकार से चर्च की बहुत बड़ी जो संपत्ति है, उसकी लीज़ समाप्त हो चुकी है और वो भारत उसको वापस लेने के प्रयास कर रहा है और कई स्थानों पर ले भी लिया है। तो चर्च के भी लोग आए थे। अब चर्च के लोग मुझे तो ऑप्टिक्स ज़्यादा लगते हैं। अंदर से लोगों ने खबरें की कि उन्होंने कहा कि इसको या तो रोक दीजिए, विथड्रॉ कर लीजिए या फिर आप जो है इसको जेपीसी में भेज दीजिए। ये सब बातें आपको ध्यान है, ये वक्फ एक्ट के टाइम पर भी हुई थी। वक्फ का भी कई सारी साहब मुस्लिम
देशों ने भी उसका विरोध किया था। और मुस्लिम देशों का विरोध तो इसलिए अधिक नहीं चला कि उनके स्वयं के यहाँ वक्फ नाम की कोई संस्था इस प्रकार की नहीं है। लेकिन चर्च जो है वो काफ़ी आप समझ सकते हैं कि उम, सोफिस्टिकेटेड और सटल तरीके से, बड़ी सूक्ष्म तरीके से ऑपरेट करता है। तो उनके साथ में संवाद कर लिया, लालजू होमा जी के साथ में संवाद कर लिया। जो बात जो असली है वो लालडू होमा जी के साथ में जो हुई और लालडू होमा ने बाहर आके प्रेस को बताया कि भई हमने अपनी 6 डिमांड रखी थी और उस 6 डिमांड में 1 डिमांड तो उन्होंने पूरी तरह से मान ली है। वो ये कहा है कि भई ये जो भी हम मेजर लाने वाले हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पूर्व में जिनके एफसीआरए लाइसेंसेस समाप्त हो गए हैं, तो उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा। लेकिन अब आगे से जिनके एफसीआरए लाइसेंसेस समाप्त होंगे, तो उनके ऊपर लागू होगा क्योंकि एफसीआरए लाइसेंस समाप्त होने का मतलब है लॉस ऑफ एसेट्स। इससे इन लोगों की समस्या हल नहीं होती है। अब एक विचार मैंने जैसा सुना है, एक विचार ये चल रहा है कि अधिकतर चर्च जो हैं वो बजाय इसके कि पूरी तरह से सरकार के ऑडिट इत्यादि के चंगुल में आएँ, वो ये चाहते हैं कि वो अपना एफसीआरए सरेंडर कर दें। तो वो एफसीआरए सरेंडर करने के लिए एक गली चाहते हैं और वो एक एमनेस्टी पीरियड उनको दिया जाए जिसके अंतर्गत यदि वो एफसीआरए अपना सरेंडर कर दें, एफसीआरए से बाहर निकल जाए, तो उनकी जो एसेट्स हैं वो बनी रहें। एक ये रास्ता जो है वो निकाला जा रहा है कि भई अब बहुत सारे चर्चेज़ और बहुत सारे अन्य एनजीओज़ जो हैं, वो एफसीआरए में नहीं रहना चाहते क्योंकि एफसीआरए का जो कंट्रोल है, जो नियंत्रण है और जो नियंत्रण प्रक्रिया है, वो बहुत कठिन हो गई है। तो ये तो बात है साहब एफसीआरए की। 12 तारीख को वो पार्लियामेंट में लाया जाएगा, ऐसा लालदू हुमा जी को अमित शाह जी ने बताया और ऐसा लालदू हुमा जी ने प्रेस को बताया। दूसरी बात क्या चल रही है इस समय? विदेशियों के लिए इस समय समस्याओं पर समस्याएँ आ रही हैं और दूसरी बड़ी समस्या चल रही है मेटा के साथ में और मेटा के साथ में मतलब ये अब स्पष्ट हो गया है कि मेटा ने इस सीजेपी के मामले में बहुत गड़बड़ी की है और मेटा ने ये भी कहा है कि कुछ पर्टिकुलर अकाउंट्स को उन्होंने प्रमोट किया, वो भी पैसे लेके किया। पैसे लेके करने से तो वो न्यूट्रल नहीं रहे। एक क्लॉज़ है, एक सेक्शन 79 है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का। उस सेक्शन 79 में ये प्रावधान है कि कोई इंटरनेट प्लेटफ़ॉर्म जो है न्यूट्रल इंटरनेट प्लेटफ़ॉर्म, ख़ास तौर से सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जो है, वो एक होस्टिंग प्लेटफ़ॉर्म है। कोई भी उसके ऊपर कुछ भी लिख सकता है और उसके लिए वो लायबल नहीं होगा, उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होगी। लेकिन जब वो न्यूट्रल नहीं रह जाए, जब वो एडिटर की तरह बिहेव करने लगे। 2021 में ट्विटर के ऊपर इसी प्रकार की कार्रवाई हुई थी और ट्विटर का जो सेफ हार्बर स्टेटस था 2021 में, 2021 वो समय है जिस समय आप समझ सकते हैं कि ये जैक और ये गड्डा, वो जो लेडी थी, वो उस समय ट्विटर में पूरी तरह से एक तरह से जो है वो वहाँ पर सेंसरशिप का काम करती थी। तो ये माना जाता है कि यदि आप सेंसरशिप करते हैं, तो फिर आप न्यूट्रल नहीं हैं, फिर आप एक पब्लिकेशन है, फिर आप क्योंकि एडिट कर रहे हैं उसको। ऐसे में ये जो सेफ हार्बर क्लॉज़ है, वो नहीं होगा। आप भी किसी भी तरह की जो शिकायत होगी, उसके लिए लायबल होंगे और उस समय ट्विटर के विरुद्ध शिकायतों की बाढ़ आ गई थी और उनका जो सेफ हार्बर था, वो टेम्परेरीली एक प्रकार से कहें कि एक टेम्परेरीली समाप्त हो गया था। इसको कोई ऑफ़िशियली रिवोक करने की आवश्यकता नहीं होती है, बस कहना पर्याप्त होता है। अब देखने की बात ये है कि ये जो इस समय सरकार जो एक दृढ़ इच्छा शक्ति दिखा रही है, अब इस दृढ़ इच्छा शक्ति को एक सब प्रकार से कह सकते हैं कि अमेरिका को ये सीधी-सीधी चुनौती है। अमेरिका जो है वो जैसा सब जगह करता है, वो यहाँ पर भी उसके सीआईए के एजेंट से घूमते रहते हैं और उनका एकमात्र प्रयास ये होता है कि भारत की जो नीतियाँ हैं वो अपने हितों के अनुसार वो बनवाए और उसको बनवाने के लिए या तो वो सीधे सरकार के साथ में लॉबिंग करे और यदि सरकार सीधे-सीधे नहीं मानती है तो फिर कुछ प्रेशर ग्रुप्स ऐसे होने चाहिए उसके पास कि जो प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो दबाव डाल के इन पॉलिसीज़ को अपने हिसाब से करवा सकें। और उसके बाद में फिर वो प्रेशर ग्रुप से कुछ रेगुलर होते हैं और उसके बाद फिर अगला स्टेप होता है
कि कुछ आंदोलन इत्यादि करवा के एनजीओज़ इत्यादि के माध्यम से और ऐसा माहौल बनाए जिसमें सरकार जो है वो जिस प्रकार से वो चाहते हैं उस प्रकार से नीतियाँ बनाने के लिए बाध्य हो जाए। ये सीजेपी जो था, ये तीसरे प्रकार का कार्यक्रम था। अब सरकार तीसरे प्रकार के कार्यक्रमों के ऊपर अब पूरी तरह से लगाम कसना चाहती है और इसीलिए मेटा की पेशी दर पेशी हो रही है। और मेरा यह मत है कि सरकार को इसे आधा-अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसमें यदि और नियम बनाने हों, नियम तो उन्होंने बना लिए। नियम तो आईटी रूल्स बन गए लेकिन आईटी रूल्स बनाने में भी बड़ी समस्या आई, पता नहीं क्यों? भारत को अपनी जो सार्वभौमिकता है, उसको स्ट्रेस करने में, उसके ऊपर दम देने में, ज़ोर लगाने में क्यों समस्या आती है? भारत सरकार को आज की इस स्थिति में भारत जो है वो एक महाशक्ति नहीं तो उभरती हुई शक्ति तो है ही। ऐसे में इस प्रकार से अपोलोजेटिक या डिफेंसिव नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो ये एफसीआरए के साथ-साथ ये जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स का जो इलाज है वो अत्यंत आवश्यक है। ये एल्गोरिथम्स चेंज करते हैं, फिर उसको टेक्निकल ग्लिच बताते हैं, एल्गोरिथम्स को इस तरह से सेट करते हैं कि एक प्रकार का नैरेटिव आगे बढ़े और एक प्रकार का नैरेटिव जो है वो दूसरे प्रकार का नैरेटिव है वो दबे। हम सबने ये भोगा है यूट्यूब में, यूट्यूब गूगल चलाता है। तो ये सबके लिए ये नियम लाए जाने चाहिए, ओवरसाइट होनी चाहिए और बीच-बीच में लगातार चेकिंग होती रहनी चाहिए और हम लोग यदि शिकायत करें यानी जो यूज़र्स हैं वो यदि कोई शिकायत करे तो उसके रिड्रेसल का जो ग्रीवेंस रिड्रेसल इनकी जो बनी हुई है, वो इफ़ेक्टिव नहीं है। वो इफ़ेक्टिव रिड्रेसल का मैकेनिज़्म होना चाहिए। वैसे जो विदेशियों को जो डंडे पड़ रहे हैं, उसका मैं स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।